माजदा का शक्तिशाली रोटरी इंजन जैसे जैसे चर्चा का विषय बनता जा रहा है, लोगों की भौहें तन रही हैं और बहस छिड़ रही है। क्या यह क्रांतिकारी तकनीक इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के परिदृश्य को नई परिभाषा दे सकती है? ऐसे दिलचस्प समय में जब ज्यादातर वाहन निर्माता बेहतर लागत और दक्षता वाले नए इंजन सिस्टम के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं, माजदा अपने पुराने और परित्यक्त रोटरी इंजन पर फिर से नजर डालकर अतीत में झांक रहा है। रोटरी इंजन एक आंतरिक दहन इंजन है जो एक अलग प्रक्रिया का उपयोग करता है। उन्होंने प्रभावशाली विशेषताओं वाले एक नए रोटरी इंजन की घोषणा की है जो पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में हलचल मचा सकता है। लेकिन एक असफल प्रणाली को पुनर्जीवित करने का जोखिम क्यों उठाया जाए और माजदा को अपनी सफलता पर इतना भरोसा क्यों है? यह माजदा द्वारा अब तक निर्मित सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली गाड़ी है। हमारे साथ जुड़ें और जानें इस इंजन के पीछे की कहानी, इसमें किए गए शानदार अपग्रेड और इसके काम करने के तरीके के बारे में। रोटर पिस्टन की तरह काम करते हैं और स्थिर पिनियन रोटर की दिशा निर्धारित करते हैं। रोटर इंजन का इतिहास। माजदा के नए इंजन के पीछे की प्रेरक कहानी 1925 तक जाती है। उस समय फोर्ड की मॉडल टी बिक्री और प्रदर्शन के मामले में सड़कों पर छाई हुई थी, लेकिन इसमें एक भारी 4 सिलेंडर इंजन था जो आसानी से टकराता और ज्यादा गर्म हो जाता था। जीएम की शेवले सुपीरियर डी सीरीज तो शुरुआत से ही लगभग बंद हो गई थी क्योंकि उनके इंजन बहुत विश्वसनीय नहीं थे। डॉज कारें सबसे शक्तिशाली कारों में से थीं, लेकिन असंतुलित पिस्टन पुर्जों के कारण हमेशा खड़खड़ाती रहती थीं। उनके इंजन ऐसे थे जिन्हें बार बार तेल लगाने की जरूरत पड़ती थी और जो अत्यधिक कंपन के साथ बहुत शोर करते थे। ओमटो उद्योग को एक अधिक सुचारू और कुशल समाधान की सख्त जरूरत थी और तभी रोटरी इंजन सामने आया। इस इंजन का वादा प्रसिद्ध इंजीनियर और दूरदर्शी फेलिक्स वांकेल ने किया था और उन्होंने इसे एनएसयू के माध्यम से पूरा करने का वादा किया था, जो बाजार में सबसे सस्ती कारें और मोटरसाइकिल बनाने में विशेषज्ञता रखने वाली एक छोटी जर्मन कंपनी है। फेलिक्स वांकेल 1902 में जन्मे एक प्रसिद्ध इंजीनियर थे जिनका सपना पारंपरिक इंजनों के बारे में अपनी सीखी हुई हर बात को गलत साबित करना था। 17 साल की उम्र में ही उनके मन में एक विचार आया था जिसे बाद में रोटरी इंजन के नाम से जाना गया। यह मशीन आम कार इंजनों की तरह पिस्टन का इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि गोलाकार गति में घूमेगी, जिससे इंजन हल्के, छोटे और ज्यादा चिकने होंगे, जबकि आम इंजन कई समस्याओं का कारण बनते थे। जब यह विचार उनके दिमाग में आया तो फेलिक्स ने बिना समय गंवाए अपने विचारों को इस तरह से चित्रित किया कि उनका मानना था कि इससे ज्यादातर इंजनों की तरह कंपन और तेज आवाज कभी नहीं आएगी। इसीलिए 1925 के अंत से 1937 तक फेलिक्स अपने अद्भुत सपने को साकार करने के लिए काम करते रहे। लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, चीजें उतनी आसान नहीं रहीं जितनी उन्होंने सोची थीं। हालांकि उन्होंने अपनी छोटी सी जेब से सबसे अच्छे इंजीनियरों की मदद से हीडलबर्ग में एक प्रयोगशाला सफलतापूर्वक बना ली थी, लेकिन 1951 तक उन्हें अपने काम को गंभीरता से लेने का मौका नहीं मिला। इसकी मुख्य वजह दूसरा विश्व युद्ध था और जब जर्मनी में हालात सुधरे तो उनके पास अपनी प्रयोगशाला चलाने के लिए पैसे नहीं थे और उन्हें एनएसयू नामक एक दूसरी कंपनी में काम करना पड़ा। और कार और मोटरसाइकिल बनाने में उनकी विशेषज्ञता की बदौलत फेलिक्स को आखिरकार बेहतर उपकरण और अपने इंजन को चलाने के लिए जरूरी सारा पैसा मिल गया। अब यहीं से चीजें दिलचस्प होने लगीं। 1957 के अंत तक सालों की लगन और कड़ी मेहनत के बाद फेलिक्स वांकेल का इंजन पहली बार चलने लगा। कंपनी ने हैरानी से देखा कि इंजन एक अंडाकार कक्ष के अंदर घूमते हुए त्रिभुजाकार रोटर में चल रहा था।
न कि पारंपरिक इंजनों की तरह पिस्टन ऊपर नीचे हिल रहे थे। इससे भी अच्छी बात यह थी कि इसने वही पावर साइकिलें बनाई, लेकिन कम गतिशील पुर्जों और कम वजन के साथ। इसका मतलब था कम ईंधन खपत और बेहतर दक्षता। शुरुआत में मशीन जरूरत से ज्यादा गर्म हो गई और लगभग टूट कर बिखर गई, लेकिन उनके साथी हैंस डाइटर पास्ट के, जिन्होंने अपने पुराने मॉडलों में कुछ बदलाव किए थे, की बदौलत यह इंजन बिना किसी समस्या के पूरी तरह से काम करने लगा, जो फोर्ड और जीएम के ज्यादा लोकप्रिय इंजनों में आ रही थी। कुछ ही समय बाद एनएसयू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका सार्वजनिक प्रदर्शन किया और यह कार्यक्रम बेहद सफल रहा, जिसने जल्द ही कई बड़ी कंपनियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उनमें से ज्यादातर लोग इंजन की कार्य प्रणाली का बारीकी से निरीक्षण और नोट्स लेना चाहते थे, ताकि वे खुद इसका एक बेहतर संस्करण तैयार कर सकें। लेकिन केवल एक ही कंपनी एनएसयू को इस इंजन में और सुधार करने और अपने बड़े संसाधनों से उसे बेहतर बनाने में मदद करना चाहती थी। दिलचस्प बात यह है कि जो कंपनी उनकी मदद करना चाहती थी वह कोई जर्मन कंपनी नहीं, बल्कि हिरोशिमा स्थित एक जापानी कार निर्माता कंपनी माजदा थी। इस कंपनी के प्रमुख त्सुंजी मत्सुदा थे और उन्होंने इस इंजन में माजदा की बेहतरीन कारों को दुनिया भर में बड़े ब्रांडों से अलग दिखाने की क्षमता देखी। हालांकि माजदा एनएसयू से कहीं बड़ी थी, फिर भी वह ऐसी बजट कारें बनाने के लिए जानी जाती थी जो किसी को भी प्रभावित नहीं करती थी। उनकी सफलता भाग्य और सामर्थ्य पर आधारित थी और उनकी जगह लेने के लिए नए प्रतिस्पर्धी उभर रहे थे। त्सुंजी मात्सुदा को उम्मीद थी कि वांकेल रोटरी इंजन ऑटो उद्योग में आगे बढ़ने की कुंजी साबित होगा, और कुछ समय के लिए वह सही भी साबित हुए। माजदा द्वारा निर्मित पहला रोटरी इंजन 1967 कॉस्मोस्पोर्ट 110 एस था। यह बाजार में उपलब्ध ज्यादातर उच्च प्रदर्शन कारों की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा था और ट्विन रोटर इंजन पर चलता था। कई जापानी उपयोगकर्ताओं ने दावा किया कि इसे चलाना मजेदार था, और यह यूरोप और अमेरिका में इसलिए लोकप्रिय हुई क्योंकि ज्यादातर परफॉर्मेंस कारों की तुलना में बहुत छोटी होने के बावजूद इसने बेहतरीन प्रदर्शन किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, माजदा ने अपने रोटरी इंजन में सुधार जारी रखा और इसे RX-3 और उसके बाद के आने वाले मॉडलों में इस्तेमाल किया। लेकिन शायद सबसे प्रसिद्ध रोटरी कार RX-7 थी, जिसे 1978 में लॉन्च किया गया था, और इसी कार ने रोटरी इंजनों को लोकप्रिय बनाया क्योंकि यह मिड रेंज बाजार में सबसे हल्की, सबसे तेज और सबसे किफ़ायती कारों में से एक थी। कहा जाता है कि यह इतनी बेहतरीन थी कि इसके प्रशंसक दशकों तक बने रहे। यह इतनी सफल रही कि RX सीरीज की अगली पीढ़ी 2003 में RX-8 के साथ लॉन्च हुई। यह एक 4 दरवाजों वाली स्पोर्ट्स कार थी, जिसे एक स्पोर्ट्स वाहन के रूप में भी बेचा गया था, लेकिन इसमें आम आदमी के लिए ज्यादा व्यावहारिक और प्रभावशाली विशेषताएं थीं। माजदा इस लॉन्च में अपेक्षाकृत सफल रही, लेकिन दुर्भाग्य से यहीं से उसकी कमियां सामने आने लगीं। हालांकि हाल ही की RX कारों में बेहतरीन डिजाइन और परफॉर्मेंस थी, लेकिन हर अपग्रेड के साथ मशीन पिस्टन इंजन से ज्यादा ईंधन खर्च करती थी। इसके अलावा इंजन उतने टिकाऊ भी नहीं थे। ऐसा एपेक्स सील्स की वजह से होता था, जो रोटर को चेंबर के अंदर रखती थी। इंजन के पुर्जों की लगातार गोलाकार गति के कारण सील्स आसानी से घिस जाती थीं, जिससे हर गुजरते साल के साथ कारों की गति और समग्र प्रदर्शन धीरे धीरे कम होता जाता था। हर अपग्रेड में नए मॉडलों के प्रदर्शन को बेहतर बनाकर इस समस्या को ठीक करने की कोशिश की गई, और हालांकि इससे इंजनों की टूट फूट की भरपाई हो गई,
लेकिन RX6, RX7 और मैगी और RX8 मॉडलों में कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ गया। 90 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में दुनिया को कार्बन उत्सर्जन के कारण जलवायु पर पड़ने वाले खतरों के बारे में तेजी से जागरूकता बढ़ने से भी कोई मदद नहीं मिली और इसी वजह से कई देशों ने अपनी सीमाओं में आने वाली कारों के प्रकार पर बेहद सख्त नियम बनाए। 2012 तक जब RX8 ज्यादातर नए मानकों पर खरी नहीं उतरी तो माजदा ने रोटरी पावर्ड कारों का निर्माण पूरी तरह से बंद कर दिया। ये सभी सवाल इस सवाल को जन्म देते हैं कि कागज पर लिखा इतना शानदार आइडिया माजदा के लिए इतनी जल्दी एक कॉरपोरेट दुःस्वप्न कैसे बन गया। इस इंजन की सबसे बड़ी खामियां क्या थीं और माजदा का नया संस्करण इन सभी कमियों को कैसे दूर करने का वादा करता है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, ज्यादातर जवाब इंजन के डिजाइन में ही छिपे हैं। रोटरी इंजन कैसे काम करते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, रोटरी इंजन आजकल के ऑटो इंजनों से बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। रोटरी इंजन रोटर का इस्तेमाल करते हैं जो एक गोलाकार त्रिभुज के आकार के कक्ष के अंदर गोलाकार गति में घूमते हैं। पारंपरिक इंजन दहन के 4 चरणों में काम करते हैं। पहला चरण अंतर्ग्रहण है जो एक वाल्व के माध्यम से हवा और ईंधन को अंदर खींचता है। दूसरा चरण संपीड़न है जहां इंजन हवा और ईंधन को इस तरह निचोड़ता है कि वह विस्फोट के लिए तैयार हो जाता है। और फिर दहन होता है वह चरण जो एक चिंगारी से शुरू होता है जिससे विस्फोट होता है और पिस्टन कार को आगे बढ़ाते हैं। विस्फोट के बाद अंतिम चरण आता है जो बची हुई गैस को धुएं के रूप में बाहर निकाल देता है ताकि प्रक्रिया फिर से शुरू हो सके। ये चरण एक के बाद एक होते हैं और रोटरी इंजन के पीछे का उद्देश्य यह है कि मशीन रोटर के प्रत्येक पूर्ण घूर्णन के साथ एक ही समय में चारों चरणों को पूरा कर सके। जैसे ही रोटर एक्सेंट्रिक शाफ्ट के चारों ओर घूमता है, रोटर और चैम्बर के बीच का स्थान इस तरह आकार बदलता है कि चारों चरण स्वतः ही शुरू हो जाते हैं। कागज पर विचार यह था कि इंजन छोटे और हल्के हों और पिस्टन इंजन की तुलना में उनमें कम गतिमान पुर्जे हों। एक सामान्य रोटरी इंजन में केवल 3 गतिमान पुर्जे होते हैं जो रोटर और 2 गियर होते हैं। इसका मतलब था कि न तो वाल्व, न ही कैमशाफ्ट और न ही लंबी टाइमिंग प्रणाली, इनसे कम ईंधन में निरंतर शक्ति उत्पन्न करने की अपेक्षा की गई थी और इन्हें कार इंजनों की सबसे बड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान माना गया था। तो आखिर गलती कहाँ हुई? हालांकि सतही तौर पर ऐसा लग रहा था कि माजदा का रोटरी इंजन एक बुरा विचार था, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि यह अभी भी एक व्यावहारिक अवधारणा है। उस समय इसकी नाकामी का एकमात्र कारण यह था कि इसे जल्दबाजी में बनाया गया था। देखिए, रोटर इंजनों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक सीलिंग थी। रोटर में 3 नुकीले कोने होते हैं जिन्हें एपेक्स कहा जाता है और हर एक कोने पर एक छोटी धातु की पट्टी होती है जिसे एपेक्स सील कहा जाता है। यह इंजन हाउसिंग को अक्षुण्ण रखता है ताकि संपीड़न प्रत्येक चक्र के साथ अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न कर सके। इसका मतलब था कि अगर संपीड़न कक्ष में कोई रिसाव होता और वह लगातार फैलता रहता तो प्रत्येक चक्र के साथ इंजन की शक्ति और प्रदर्शन कम होता जाता। और फिर बड़ी समस्या शुरू हुई। क्योंकि रोटर लगातार घूमता रहता था और चैम्बर की रबर की दीवारों से रगड़ खाता रहता था, सील पिस्टन रिंग्स की तुलना में बहुत जल्दी खराब हो जाती थीं और इंजन का कंप्रेशन कम हो जाता था। इंजन के पुराने होने पर ये सील स्वाभाविक रूप से तेज ही से खराब होती जाती हैं, जिससे हर गुजरते साल के साथ कारों को स्टार्ट करना मुश्किल होता जाता है। साथ ही ईंधन की खपत भी तेजी से होती है और ठंड के मौसम में इंजन बहुत धीरे चलता है। दूसरी खामी पुराने इंजन के ऑयल सिस्टम में पाई जा सकती है। पारंपरिक इंजनों के विपरीत
रोटरी प्रणालियां दहन कक्ष में तेल इंजेक्ट करके काम करती हैं ताकि शीर्ष सील को चिकनाई युक्त बनाए रखा जा सके। यह तेल ईंधन के साथ जलता है, जिससे कम समय में अधिक उत्सर्जन और कार्बन जमाव होता है। चूंकि यह समस्या केवल पुराने मॉडलों में ही स्पष्ट होती है, इसलिए इंजन के निर्माता फेलिक्स वांकेल को इस खामी का पता लगाना मुश्किल था, क्योंकि उन्हें लगा कि यह अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन और ध्वनि प्रदूषण का स्थायी समाधान है। वह यह भी ध्यान नहीं दे पाए कि उत्सर्जन के कारण अंततः रुकावटें पैदा होंगी जो सील को और भी कमजोर कर देंगी। पुराने रोटरी इंजनों में दहन कक्ष का आकार बहुत लंबा और पतला होता था, जिससे ईंधन को कुशलतापूर्वक जलाना मुश्किल हो जाता था। समय के साथ इससे ईंधन की बर्बादी होती है और बिना जले हाइड्रोकार्बन निकास के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। उस समय हालात इतने खराब थे कि RX-7 और 8 मॉडल में इस्तेमाल किए गए उन्नत संस्करण भी आधुनिक ईंधन अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे और सामान्य पिस्टन इंजनों की तुलना में जहरीला धुआं छोड़ रहे थे। इससे हमें उस आखिरी समस्या का पता चलता है जिससे पुराने रोटरी इंजनों को जूझना पड़ता था। और अजीब बात यह है कि वह समस्या थी गर्मी। हालांकि नई कारों को ज्यादा तापमान से कोई खास परेशानी नहीं होती थी, लेकिन माजदा कारों को जरूरत से ज्यादा गर्म होने में बस कुछ साल लग गए। इसका कारण कॉम्पैक्ट इंजन ब्लॉक था, जिसमें कूलिंग चैनलों के लिए बहुत कम जगह थी, और यह घूमने वाले रोटर के लिए बुरी खबर थी जो सामान्य RPM पर बहुत अधिक गर्मी पैदा करता था। अगर ऐसे इंजन में उचित कूलिंग सिस्टम नहीं होता तो मशीन के कुछ हिस्से आसानी से ज्यादा गर्म हो जाते, धीरे धीरे खुद को जलाकर तब तक गर्म करते जब तक कि सील और आंतरिक पुर्जे लगभग बेकार न हो जाएं। इन्हीं सभी समस्याओं के कारण माजदा ने आगामी RX-9 के लिए अपने इंजन का चयन करते समय बहुत सोच विचार किया। वे एक ऐसा शक्तिशाली वाहन बनाना चाहते थे जिसमें रोटर इंजन का इस्तेमाल हो, लेकिन वह किफायती और पर्यावरण के अनुकूल भी हो, और इसी वजह से उन्होंने पुराने रोटरी सिस्टम पर चलने वाला एक नया इंजन विकसित किया। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको नए इंजन में किए गए बदलावों के बारे में विस्तार से बताते हैं। नया इंजन कैसे काम करता है। हालांकि यह घोषणा हाल ही में की गई है। इस नए इंजन पर काम 2013 की शुरुआत में ही जापान में माजदा के हिरोशिमा मुख्यालय में शुरू हो गया था। यूरोप और अमेरिका में उनकी रोटरी कारों के बंद होने के कुछ समय बाद ही इसकी शुरुआत फेलिक्स वांकेल और हैंस डाइटर पासचके द्वारा इंजन के मूल डिजाइन में क्या गड़बड़ थी, यह जानने के लिए एक पोस्टमार्टम विश्लेषण के रूप में हुई थी। इस दीर्घकालिक अभियान के दौरान माजदा का एक ही लक्ष्य था, एक ऐसा किफायती इंजन तैयार करना जो टेस्ला को बाकी प्रतिस्पर्धियों से पीछे छोड़ दे। सबसे पहले उन्होंने एपेक्स सील्स पर ध्यान केंद्रित किया। RX-9 को अपनी उम्मीदों पर खरा उतारने के लिए एक मुख्य लक्ष्य सील्स को पहले बनाए गए किसी भी मॉडल से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनाना था। हाउसिंग के आकार को वही रखते हुए घोषणा के दौरान यह संकेत दिया गया था कि नवीनतम प्रोटोटाइप में गर्मी और घिसाव को कम करने के लिए कार्बन युक्त मिश्र धातुओं के साथ सिरेमिक कोटिंग्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने रोटर के किनारों के आकार में सुधार करके चैम्बर को फिर से डिजाइन किया। रोटर की सतह पर चौड़े छेद और पैटर्न होने से हवा और ईंधन का बेहतर प्रवाह होगा और प्रज्वलन अधिक सुचारू होगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। नया इंजन माजदा द्वारा अब तक बनाए गए किसी भी इंजन से कहीं बेहतर तेल नियंत्रण प्रदान करने का वादा करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इंजन के कुछ हिस्सों को उन्नत AI सॉफ्टवेयर के साथ डिजिटल बनाने की योजना बना रहे हैं, जो मशीन के मुख्य हिस्सों की वास्तविक समय की ज़रूरत का पता लगाएगा और सही समय पर सही मात्रा में तेल देगा।
इससे जरूरत से ज्यादा चिकनाई और तेल की बर्बादी रुकेगी और साथ ही सील टूटने से भी बचेंगे। आज वे ऐसी प्रणालियों का परीक्षण कर रहे हैं जो तेल से निकलने वाले वाष्प को इंजन के माध्यम से वापस भेजकर उसे पुनर्चक्रित कर सकें ताकि उसका अधिक कुशलता से उपयोग किया जा सके। इस पद्धति के माध्यम से माजदा को उम्मीद है कि पिछली पीढ़ियों के आरएक्स मॉडलों में व्याप्त कार्बन उत्सर्जन की समस्या का समाधान हो सकेगा। नया इंजन बेहतर शीतलन प्रणालियों को एकीकृत करके जो शीतलक को अधिक कुशल तरीके से प्रसारित करते हैं, चीजों को एक कदम आगे ले जाता है। रिपोर्टों की प्रकृति को देखते हुए यह सबसे अधिक संभावना है कि शीतलक एक संकर कार्बनिक अम्ल पदार्थ होगा जो इंजन के धातु भागों की सुरक्षा के लिए सिलिकेटेड योजकों से अतिभारित होगा। एल्यूमिनियम के साथ अच्छी तरह से काम करने वाले पीएच पर इसका कम से कम 5 साल या 1,50,000 मील का दीर्घायु सूत्र भी होगा, जिसमें नैनो सिरेमिक कण होंगे जो समय के साथ स्वाभाविक रूप से एक ऊष्मारोधी परत बनाते हैं। इन विधियों के माध्यम से इंजन अधिक उपयोग के साथ संभावित रूप से अधिक समय तक चलेंगे, बजाय अधिक उपयोग के साथ खराब होने के। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से माजदा ने रोटर और साइड हाउसिंग सहित आंतरिक भागों में बेहतर ऊष्मा प्रतिरोधी सामग्री का इस्तेमाल किया है ताकि नैनो सिरेमिक की प्राकृतिक परतें न टिकने पर भी इंजन बिना मुड़े तेज गति पर टिके रहे। यह हमें नए इंजन के डिजाइन और आर्किटेक्चर के शायद सबसे दिलचस्प पहलू की ओर ले जाता है, और वह है माजदा का नया रेंज एक्सटेंशन सिस्टम। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए माजदा ने आगामी आरएक्स मॉडल के अलावा भविष्य के हाइब्रिड इंजनों और अन्य कारों के लिए रेंज एक्सटेंडर के रूप में रोटरी इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। यह उनकी नई दहन प्रणाली होगी जिसे बहुत कम इनपुट के साथ बेहतर प्रदर्शन देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कैसे काम कर सकता है? रोटरी इंजन द्वारा कार की बैटरी के माध्यम से इलेक्ट्रिक मोटर को चार्ज करके पुराने आरएक्स मॉडल और अधिकांश पारंपरिक वाहनों की तरह पहियों को सीधे बिजली देने के बजाय इंजन उत्सर्जन को नियंत्रित करने और ईंधन के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए एक स्थिर गति से चलेगा। साथ ही पिछले आरएक्स मॉडलों में आने वाले उच्च दबाव से भी बचाएगा। दिलचस्प बात यह है कि माजदा द्वारा इस विचार का इस्तेमाल पहली बार नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ समय पहले माजदा सो ईवी रोटरी रेंज एक्सटेंडर कॉन्सेप्ट का खाका भी इसी पर आधारित था। लेकिन यह जितना रोमांचक है, माजदा अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं डाल रही है। कंपनी के पास एक बहुत बड़ी योजना चल रही है। हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि माजदा के 2 प्रोटोटाइप परीक्षण के दौर से गुजर रहे हैं और नए रोटरी इंजन का दूसरा संस्करण सीधे पहियों तक शक्ति पहुंचाता है। यह संस्करण ज्यादा शक्तिशाली होने की उम्मीद है और 1.5 से थोड़े ज्यादा के ट्विन रोटर सेटअप के लिए कम से कम 300 हॉर्स पावर उत्पन्न करेगा। रोटरी इंजन के दूसरे संस्करण का वर्तमान में जापान और यूरोप में परीक्षण किया जा रहा है और अंदरूनी सूत्रों की रिपोर्ट बताती है कि माजदा अगले कुछ वर्षों में दोनों प्रोटोटाइप के अंतिम संस्करण का अनावरण करने का इरादा रखता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए भी आगामी इंजन को लेकर इतना प्रचार है कि यह भूलना आसान है कि माजदा एक बार फिर खुद को एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में उतार रहा है, जहां कई कंपनियां पहले ही इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड तकनीक में बहुत आगे निकल चुकी हैं। ये कंपनियां बेहतर सुविधाएं दे रही हैं जिनका मुकाबला करने में माजदा के आने वाले इंजन को भी मुश्किल हो सकती है। आइए शुरुआत करते हैं माजदा के नए इंजन की सफलता के लिए शायद सबसे बड़े खतरे टेस्ला से। प्रतिस्पर्धा में माजदा के सामने आने वाली बाधाएं। टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियां आज बाजार में छाई हुई हैं और इस क्षेत्र में इतनी आगे निकल गई हैं
कि रोटरी इंजन वाले RX-9 मॉडल को टक्कर देने वाली कार लगभग 5 साल पुरानी है। यह कार टेस्ला की मॉडल एस प्लेड है और इसे जून 2021 में लॉन्च किया गया था। यह एक गेम चेंजर साबित हुई और यह अभी भी 2 सेकंड से भी कम समय में 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़कर बाजार में छाई हुई है। यह एक ऐसा फीचर है जो माजदा द्वारा इस समय पेश किए जा रहे किसी भी फीचर से बेहतर लगता है और ऐसा हर रोटरी इंजन में मौजूद एक विशेषता के कारण है, चाहे वह कितना भी बेहतर क्यों न हो। और समस्या यह है कि एक रोटरी इंजन एक पल में उतना टॉर्क नहीं पैदा कर सकता जितना एक इलेक्ट्रिक वाहन पैदा कर सकता है, भले ही वह हाइब्रिड सेटअप पर चलता हो। टेस्ला ने दुनिया को पहले ही दिखा दिया है कि एक इलेक्ट्रिक वाहन कितनी शक्ति पैदा कर सकता है और 2021 से ही इसके परिणाम बेहद शानदार रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एक शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन हमेशा हाइब्रिड वाहन की तुलना में ज्यादा तात्कालिक शक्ति उत्पन्न करता है। ऐसा मुख्यतः इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर जो ईंधन से चलने वाले किसी सबसिस्टम के साथ मिलकर काम नहीं कर रहे होते, एक्सेलरेटर दबाते ही तुरंत टॉर्क उत्पन्न कर सकते हैं। इससे मिलने वाली शक्ति तेज और निरंतर होती है। क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए इलेक्ट्रिक मोटरों का अधिकतम उपयोग करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे इस प्रक्रिया में बहुत कम बिजली की हानि होती है। दूसरी ओर एक हाइब्रिड वाहन को आंतरिक दहन इंजन की उपयोगिता के लिए इलेक्ट्रिक मोटर की कुछ खूबियों से समझौता करना पड़ा। इसलिए हालांकि इलेक्ट्रिक मोटर दक्षता बढ़ाने में मदद करती है, फिर भी दहन इंजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बना रहता है। चूंकि बिजली सीधे इलेक्ट्रिक मोटर से नहीं आती, इसलिए आगामी RX-9 में तत्काल त्वरण के लिए तत्काल टॉर्क प्रतिक्रिया की संभावना नहीं होगी। यह कोई समस्या नहीं होती अगर माजदा के आगामी इंजनों के लिए इस्तेमाल और नियोजित लाइनअप को छोटी स्पोर्ट्स कारों के रूप में बाजार में नहीं उतारा जाता। अगर मौजूदा डिजाइन के पुराने मॉडल आम बाजार के लिए होते तो यह कोई समस्या नहीं होती, लेकिन किसी भी तरह यह संभव है कि माजदा के रोटरी इंजन में टेस्ला के मॉडल एस प्लेड में इस्तेमाल किए गए बेहतर पावर स्रोत से मुकाबला करने की क्षमता न हो और यह इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में आक्रामक रूप से प्रवेश करने वाली एकमात्र कंपनी नहीं है। माजदा के लिए एक और बड़ी चुनौती फोर्ड है और टेस्ला की तरह इसमें भी एक पुराना इंजन है जो माजदा की आने वाली पावर हाउस कार को टक्कर दे सकता है। यही इंजन दिसंबर 2020 में रिलीज हुई मस्टैंग मैकी में इस्तेमाल हुआ है। यह SUV ग्राहकों के बीच इतनी लोकप्रिय हुई कि इसने टेस्ला के प्रतिस्पर्धी मॉडल Y को कड़ी टक्कर दी और GT परफॉर्मेंस एडिशन ने तो प्रतिस्पर्धा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा शेवरले की बोल्ट EV 2017 से बाजार में है और 2022 में इसका अपग्रेड भी हुआ है। फिर भी यह 250 मील से ज्यादा की रेंज के साथ बाजार में सबसे किफायती EV में से एक बनी हुई है। हालांकि इसका इंजन माजदा की आने वाली कार जितना प्रदर्शन नहीं देता, लेकिन आज की अर्थव्यवस्था में बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से प्रभावित खरीदारों के लिए यह सबसे बेहतर विकल्प है। माजदा के पास इस कम प्रदर्शन वाली सस्ती गाड़ी को मात देने का एकमात्र मौका तभी है जब कम से कम 2 साल बाद RX-9 के लॉन्च से पहले पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएं। शेवरले की बोल्ट EV आज EV के मुख्य धारा में आने के लिए सबसे अच्छा बदलाव है और इसने उस बाजार पर मजबूत पकड़ बना ली है जहां माजदा के रोटरी इंजन को प्रवेश करने में निश्चित रूप से कठिनाई होगी। आंतरिक दहन की प्रकृति इसे लंबी दूरी और कम लागत वाली EV से मुकाबला करना बहुत कठिन बनाती है। लेकिन लग्जरी मॉडल्स का क्या क्या माजदा के पास इस मामले में जीतने की संभावना है?
आइए जानें, क्या यह सफल होगी इसका सबसे अच्छा तरीका। इसकी तुलना इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में एक और ताकत से करना है जिस पर इसका दबदबा माना जा रहा है, और वह है ल्यूसिड मोटर्स। अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुए उनके ल्यूसिड एयर सेडान ड्रीम एडिशन के साथ हमारे पास एक ऐसा इंजन है जो एक बार चार्ज करने पर 500 मील से ज्यादा की रेंज देता है। ईंधन दक्षता के मामले में यह किसी भी रोटरी इंजन द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी चीज से कहीं बढ़कर है, और यह ल्यूसिड एयर की तुलना में केवल एक छोटा सा अंश है जो 2.4 सेकंड में 60 मील प्रति घंटे की गति प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक कि एक बहुत नई इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी भी अपने 4 साल पुराने एक टी इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक के साथ, जिसे 2021 के अंत में ही लॉन्च किया गया था, माजदा के RX-9 से बेहतर प्रदर्शन करने का अनुमान है। यह 3 सेकंड में 60 मील प्रति घंटे की गति के साथ 300 मील से अधिक की रेंज प्रदान करता है। 2021 में भी हमारे पास बेहद लोकप्रिय वोक्सवैगन ID Toyota 4 है। इसमें कई ऐसे फीचर्स हैं जिनके साथ इस समय माजदा के रोटरी इंजन को काफी दिक्कत होगी, जिनमें हाईटेक फीचर्स भी शामिल हैं जो रोटरी सिस्टम की सीमाओं के कारण RX-9 में शायद नहीं मिलेंगे। उसी साल नवंबर में BMW की iX लॉन्च हुई और अपने बेहतर परफॉर्मेंस के चलते RX-9 के लिए एक कड़ी प्रतिद्वंदी साबित होगी। यह बात तब और भी चिंताजनक हो जाती है जब हम देखते हैं कि टोयोटा की आने वाली BZ4X एक ऐसी नवीनतम कार है जिसका इंजन माजदा के मौजूदा मॉडल्स को टक्कर दे सकता है, और यह जून 2022 में लॉन्च हुई थी। इन उदाहरणों से ही साफ है कि माजदा के लिए बाजार में दोबारा प्रवेश करना बेहद मुश्किल होगा, खासकर उन समस्याओं को देखते हुए जो रोटरी सिस्टम में आज भी मौजूद हैं, जबकि बाद में आए मोर एडवांस्ड सिस्टम्स की तुलना में। तो इन उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए माजदा एक बेहद पुराने सिस्टम पर चलने के बावजूद इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को कैसे तबाह कर देगा, जवाब जटिल है। तो आइए इन्हें समझते हैं। इस बेहद प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए माजदा को अपने दृष्टिकोण में बेहद साहसी और आक्रामक होना होगा। उन्हें एक अनोखा और अभिनव समाधान पेश करना होगा जो उनके रोटरी सिस्टम से उत्पन्न होने वाली सभी समस्याओं का समाधान कर सके। माजदा की चुनौती 2 प्रमुख समस्याओं पर केंद्रित है। एक ऐसी कार पेश करना जो पर्यावरण के अनुकूल हो और साथ ही उस रोमांचक ड्राइविंग अनुभव के प्रति भी समर्पित हो जिसके लिए उसका ब्रांड जाना जाता है। ऐसा करने के लिए माजदा अपनी RX-9 को थोड़ा अलग बनाकर खुद को अलग दिखा सकती है, जिसमें टेस्ला की ज्यादा रेंज और तेज एक्सेलरेशन की तुलना में स्पोर्टी हैंडलिंग और फुर्तीले प्रदर्शन पर ज्यादा ध्यान दिया गया हो। इसका मतलब है कि माजदा को RX-9 को एक स्पोर्ट्स कार के रूप में प्रचारित करते समय सावधानी बरतनी होगी और गति और रोमांच की बजाय सुरक्षा और आराम पर ज्यादा ध्यान देना होगा। RX-9 को एक ऐसा आदर्श संतुलन बनाना होगा जो इसे आजमाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को पसंद आए, लेकिन यही एकमात्र चुनौती नहीं है जिसका उन्हें सामना करना होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि योजना कामयाब हो जाती है और कई लोग टेस्ला के मॉडल S प्लेट की बजाय RX-9 खरीदना पसंद करते हैं। ऐसा होने पर माजदा के लिए सबसे बड़ी चुनौती टेस्ला की विशाल उत्पादन क्षमताओं के साथ तालमेल बिठाना होगा। जब उनके उत्पादों की मांग बढ़ जाएगी तो माजदा को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में काफी मुश्किल होगी। अपने RX-9 और भविष्य के मॉडलों की मांग को ऊंचा बनाए रखने का एकमात्र तरीका यही होगा कि वे अपने वाहनों को शुरू से ही किफायती बनाए बिना वादा किए गए ड्राइविंग अनुभव की गुणवत्ता से समझौता किए। इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर कुछ समय के लिए अपनी कारों को घाटे में बेचना।
अगर माजदा इस नुकसान की भरपाई एक ज्यादा बजट अनुकूल हाइब्रिड कार पेश करके कर सकती है, जो प्रदर्शन में कोई समझौता नहीं करती, तो कंपनी कीमत के प्रति संवेदनशील ग्राहकों का ध्यान आकर्षित कर सकती है, जो इलेक्ट्रिक वाहन पसंद करते हैं, लेकिन आमतौर पर उनकी कीमत ज्यादा होने के कारण उन्हें चुनने में दिक्कत होती है। माजदा द्वारा अपनाई गई एक और अच्छी रणनीति छोटे वाहनों की बढ़ती मांग का लाभ उठाना है, जो तंग पार्किंग में आसानी से फिट हो सके। हालांकि कंपनी हमेशा से ही स्पोर्ट्स थीम वाली कारें बनाने के लिए जानी जाती रही है, जो प्रतिस्पर्धियों की तुलना में छोटी होती थीं, लेकिन वे शहरी वातावरण और उन उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं थीं जिन्हें उस संवेदनशीलता की ज्यादा परवाह नहीं थी। इसके अलावा बेहतरीन उच्च प्रदर्शन मॉडल व्यावहारिक रूप से पिछड़े तरीकों से नियमित कारों से बड़े होने के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए टेस्ला मॉडल एस को ही लीजिए। हालांकि यह एक सेडान है, फिर भी यह शहरों में इस्तेमाल होने वाली दूसरी कारों की तुलना में अपेक्षाकृत लंबी है। भीड़ भाड़ वाले शहरी इलाकों में जहां पार्किंग की जगहें छोटी और सीमित होती हैं, इसे चलाना भी मुश्किल हो जाता है। माजदा इस बात का फायदा उठाते हुए RX-9 को और भी कॉम्पैक्ट और कुशल बनाकर संभावित ग्राहकों और इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रशंसकों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच सकती है। RX-9 के लिए माजदा के दृष्टिकोण का एक प्रमुख पहलू इस मॉडल की बैटरी लाइफ और रेंज में जबरदस्त सुधार करना है। दरअसल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते समय खरीदार आमतौर पर जिन दो सबसे महत्वपूर्ण कारकों पर ध्यान देते हैं, वे हैं चार्जिंग स्पीड और बैटरी लाइफ। रेंज एंजाइटी एक ऐसी समस्या है जो इलेक्ट्रिक वाहनों के उद्योग के साथ साथ लंबे समय से चली आ रही है, यहाँ तक कि यह इलेक्ट्रिक कारों पर निर्भर लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई है। चाहे आप इसे पसंद करें या न करें, हर उपयोगकर्ता जो इलेक्ट्रिक वाहनों पर बहुत अधिक निर्भर है, इस समय लगभग हर लंबी ड्राइव के साथ सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहता है। लेकिन माजदा को ज्यादा फायदा हो सकता है अगर वे अपनी कारों को इतना कॉम्पैक्ट बनाने पर ध्यान केंद्रित करें कि वे छोटी बैटरियों पर निर्भर हों जो तेजी से चार्ज होती हैं, लेकिन फिर भी सुपरचार्जिंग क्षमताओं वाले ज्यादा भारी टेस्ला मॉडल जैसे ही परिणाम देती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक ब्रांड के रूप में माजदा अभी भी टेस्ला की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में कम संसाधनों वाला एक बहुत छोटा खिलाड़ी है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वे वादे के मुताबिक बाजार पर अपना दबदबा नहीं बना सकते। अगर वे एक ऐसे हाइब्रिड वाहन के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो ग्राहकों की उन विशिष्ट जरूरतों को पूरा करे जो शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों से पूरी नहीं होती, तो उन्हें टेस्ला से किसी भी मामले में आगे निकलने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि तेजी से बढ़ते उद्योग में अपनी जगह बनाकर सफलता पा सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या माजदा अपने नए रोटरी इंजन के साथ इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग पर राज करेगी, या यह परियोजना एक दशक पहले की तरह ही धराशायी हो जाएगी? नीचे कमेंट में हमें बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले अगले वीडियो पर भी क्लिक करें, आपको पसंद आएगा।